हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल यूथ प्लेटफॉर्म में। तो चलिए आज के जीके क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास के एक सबसे बहुत ही बढ़िया टॉपिक मगध को हम लोग जानेंगे। मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य भारत में कैसे इसका उदय हुआ, इसकी चर्चा भारत में कहाँ है या भारतीय इतिहास में कहाँ है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका यही हो जाएगा कि मगध साम्राज्य 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था जिसकी राजधानी राजगृह थी। बाद में पाटलिपुत्र और उसके बाद वैशाली बनी। वैशाली से पुनः पाटलिपुत्र, यानी कह सकते हैं कि मगध की कुल कितनी राजधानियां बनी। तो मगध साम्राज्य का कुल 3 राजधानी था, राजगृह, पाटलिपुत्र और वैशाली। इस प्रकार से आप पॉइंट को ध्यान रख सकते हैं कि इसकी कितनी राजधानी, तो कुल 3 राजधानी थी। मगध राजवंश आया कब था, तो मगध राजवंश 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया। कब आया? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध राजवंश का उदय हुआ, जिसका चर्चा या जिसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों से मिलती है। अगले पॉइंट की बात करें तो बौद्ध धर्म में बहुत सारी बातें और बहुत सारे जो है इसके शासक भी शामिल हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और बौद्ध धर्म में जैन संगति भी जो है सबसे अधिक कहाँ हुआ, तो मगध में ही हुआ। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, इसका शुरुआत कैसे कैसे हुआ। मगध साम्राज्य जिसके संस्थापक कर्ता बृहद्रथ को माना जाता है। किनको? बृहद्रथ को मगध के जनक माना जाता है या मगध साम्राज्य के संस्थापक कर्ता माना जाता है। अगले पॉइंट बात करेंगे तो यह बृहद्रथ कोई और नहीं बल्कि जरासंध के पिता थे। किनके पिता? जरासंध के पिता। पॉइंट यहां तक ही नहीं, पॉइंट आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपका यह होगा कि मगध साम्राज्य पर आखिर किन किन वंशों ने शासन किया। कौन कौन से ऐसे वंश थे जो मगध साम्राज्य पर शासन किए। तो उस वंश को जानने के लिए हम लोग एक छोटा सा ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है हसीन मौसूफ। ट्रिक एक ऐसे चीज का नाम है जिससे किसी व्यक्ति को हम लोग झूठ बना सकते हैं। ट्रिक का मतलब ये होता है झूठा, बेवफा। बेवफा सनम बोला नहीं, तो ये बेवफा सनम है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन हम लोग इसका अर्थ निकालेंगे और याद करने का जो है छोटा तरीका, छोटा माध्यम जो है हम लोग इसे बनाएंगे। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ट्रिक कहेंगे। नहीं तो आगे की बात करेंगे ट्रिक में। आखिर हसीन मैसूख है क्या? मगध पर जो शासन किए हैं राजवंश, उनका क्रमबद्ध तरीके को जानने के लिए इस ट्रिक का इस्तेमाल हम लोग करेंगे कि आखिर कौन कैसे कैसे आए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ह से हर्यक वंश। यानी मगध का पहला राजवंश कौन था, तो आपका हो जाएगा हर्यक वंश। मगध का दूसरा राजवंश कौन था? शिशुनाग वंश। मगध का तीसरा कौन था? नंद वंश। मगध पर शासन करने वाले चौथे वंश मौर्य वंश। 5वां शुंग वंश और 6ठा कण्व वंश। तो इस प्रकार से अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि मगध पर क्रमबद्ध तरीके से वंश को बताइए, तो आप आसानी से जो है इसे सजा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नहीं, यहां पर आप ध्यान रखेंगे इस ट्रिक को, और इस ट्रिक से हमें यह ज्ञात होता है कि मगध पर सबसे पहले हर्यक वंश आया, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, उसके बाद शुंग वंश और अंततः कण्व वंश ने जो है इस वंश पर शासन किया। तो ये तो हम ट्रिक के जरिए राजवंशों को देख लिए कि शासन किए। तो शुरुआत हम लोग अब करेंगे कि हर्यक वंश क्या है, यानी कि एक एक वंश को बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे और उससे संबंधित बिंदु को, महत्वपूर्ण बिंदु को याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी विलंब के हर्यक वंश। हर्यक वंश जिसे कि इतिहास में प्रीतक हंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा वंश?
पृथक हंता वंश क्यों जाना जाता है, ये बात कुछ देर बाद हम लोग बात करेंगे। आपको जैसे हम बताएंगे आपका क्लियर हो जाएगा पॉइंट कि पृथक हंता क्यों कहते हैं इस वंश को। तो पॉइंट यह है कि हर एक वंश के जो संस्थापक करता थे कौन थे, तो बिंबिसार थे, जो 544 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठते हैं और एक नया राजवंश का स्थापना करते हैं जिसका नाम है हर्यक वंश। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया। कब बैठे, तो 544 ईसा पूर्व में। कौन स्थापक करता थे हर्यक वंश के, तो बिंबिसार थे। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए, सोच लीजिए, 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद, सबसे बड़ा राजवंश अगर कोई था या बड़ा महाजनपद कोई था तो वह मगध राजवंश था। तो कैसे आखिर बना, तो देखिए कैसे बनता है। बिंबिसार शुरुआत इन्होंने किया इस पर शासन करने का। तो बिंबिसार जो है अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए नीति अपनाए कि भाई पहले नियम बनाओ कि कैसे चलेंगे। ऐसा नहीं है कि होटल पहुंच गए और भाई खाने के लिए जो है 10 प्लेट ऑर्डर कर दिया, पैकेट में पैसे नहीं हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, हैं, बर्तन धोना पड़ेगा, उसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि आप मोबाइल भी आजकल जमा करके जा सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा चीज़ है जो व्यक्ति कभी भूलता नहीं है। पर्स भूल जाएगा लेकिन मोबाइल नहीं भूलेगा भाई साहब, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो सब छोड़िए, हम लोग यहाँ आते हैं। बिंबिसार ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए 3 नीतियों का पालन किया। पहला विवाह की नीति, दूसरा मैत्रिक संबंध और तीसरा युद्ध का नीति। मतलब ये 3 नीति इन्होंने अपनाया, कौन, बिंबिसार ने, और इसके जरिए इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया। शादी की सबसे पहली बात करते हैं, विवाह की नीति। और सोच लीजिए अगर मेरा विवाह आपके यहाँ हो जाए या किन्हीं के यहाँ हो जाए, कहीं ना कहीं तो होना ही है, हो ही गया है, या आपका विवाह किसी के यहाँ हो जाए, तो बताइए वो आपके संबंधी हुए कि नहीं। संबंधी तो छोड़िए, आप वहाँ के मेहमान हुए, दामाद हुए, और दामाद को जो है कितना इज्जत दिया जाता है आप सभी को पता है भारतीय जो है परंपरा में, नहीं। तो देखा जाए तो बिंबिसार ने भी यही काम किया कि पहला काम शादी किया और सभी से जो है संबंध अच्छे बना लिए ताकि जो है मगध पर कोई आक्रमण ना कर सके। इस प्रकार से जो इन्होंने पहला मजबूती को अपनाया। तो पहला काम इन्होंने क्या किया, विवाह किया। तो विवाह कितने की, इतिहास बताता है कि इन्होंने कुल 4 विवाह किया। 4 विवाह किन किन से किया, तो पहला विवाह इन्होंने महाकोशला देवी या कौशल देवी के साथ किया, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन है। किसकी बहन है, कौशल के राजा प्रसेनजीत, इन्हीं की यह बहन है। कौन, कौशला देवी या महाकोशला, इन्हें उस नाम से जाना जाता है। अगले पॉइंट की बात करेंगे तो कौशल, जिसकी राजधानी श्रावस्ती, 16 महाजनपदों में पिछले वीडियो में हमने आपको बताया है, वही है कौशल, ये जो कि यूपी में स्थित है। हाँ, अगले पॉइंट की बात करेंगे। इन्होंने अपना दूसरा विवाह लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलाना के साथ किया। कहाँ, लिच्छवी किसकी पुत्री थी, तो चेटक की पुत्री थी। क्लियर। तो इन्होंने दूसरा विवाह चेटक के साथ कर लिया। अब देखिए 2 महाजनपदों से इनका संबंध क्या हो गया, मजबूत हो गया। आप बोले चलो तीसरा भी विवाह कर ही लेते हैं। तो इन्होंने तीसरा विवाह जो है पंजाब के मद्रकुल के प्रमुख यानी मुखिया के पुत्री से इन्होंने विवाह किया, जिसका नाम था खेमा या छेमा। और इन्होंने चौथा विवाह जो है मिथिला की राजकुमारी वासवी के साथ किया। कहाँ की राजकुमारी थी ये, तो मिथिला की राजकुमारी थी। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में 4 विवाह किया और इस प्रकार से अपने संबंध को मजबूत किया। साथ ही साथ विवाह के बाद इन्होंने आक्रमण या युद्ध की नीति को अपनाया। तो युद्ध की नीति की बात करेंगे तो युद्ध की नीति किसके साथ, तो बिंबिसार ने अपना पहला युद्ध अंग के खिलाफ किया। किसके खिलाफ, अंग के खिलाफ, जिसकी राजधानी चंपा थी। महाजनपद में इसको भी हमने पढ़ा है आपको। तो अंग के जो शासक थे उनका नाम था ब्रह्मदत्त। नाम क्या, ब्रह्मदत्त। तो इस प्रकार से पॉइंट यहाँ ये बनेगा कि मगध का जो है प्रथम शिकार कौन हुआ, तो मगध का प्रथम शिकार अंग हुआ, यानी अंग को पहली बार मगध में मिलाया गया। वहां का शासक कौन थे, तो ब्रह्मदत्त थे। उनको हटा करके बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को वहां का सेनापति या राजा नियुक्त किया। कहाँ का, तो अंग का। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। जब तक ये राजा रहे तब तक वहां सेनापति के रूप में कार्य किए, ये जैसे ही हटे उसके बाद राजा खुद अजातशत्रु बन गए। नहीं, इस प्रकार से आगे की बात करेंगे तो तीसरा जो इन्होंने नीति अपनाया, मित्रता का नीति अपनाया। मित्रता के जरिए जो है इन्होंने साम्राज्य का विस्तार करवाया। तो मित्रता किससे, तो अवंती का शासक था चंडप्रद्योत।
नाम क्या? चंड प्रद्योत। कहां के शासक थे? अवंती के शासक थे। मैं आपको बता दूं कि यह व्यक्ति के साथ पहले इनका कोई संबंध नहीं था, किसी भी प्रकार का संबंध नहीं था, लेकिन एक बार जब चंड प्रद्योत को पांडु नामक रोग हो गया, जिसको कि वर्तमान नाम पिलिया के नाम से आप जान सकते हैं। कौन सा रोग? पांडु। तो पांडु नामक जब इनको बीमारी हो गया, पिलिया नामक बीमारी हो गया, तब बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, जिसका नाम था जीवक, राजवैद्य का नाम क्या था? जीवक, याद रखेंगे, जीवक। इस राजवैद्य को अवंती भेजा और भेजने के पश्चात यह जीवक जो है इनकी सेवा में, चंड प्रद्योत की सेवा में लग गया। तत्पश्चात जो है वह स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के पश्चात जो है इनका क्या हो गया? बिंबिसार के साथ में मित्रता हो गया। और इस प्रकार सोच सकते हैं कि मगध का जो है मित्रता कहाँ तक चला गया? तो उज्जैन तक, मतलब मध्य प्रदेश तक, मतलब माहिष्मती तक चला गया। क्लियर? ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। उज्जैन समझ रहे हैं ना, माहिष्मती इसकी राजधानी थी अवंती का, तो ये कोई डाउट वाली बात नहीं है, तो ध्यान पे रखेंगे। राजवैद्य जीवक के बारे में एक और पॉइंट कि बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को जो है महात्मा बुद्ध के शरण में सेवा करने के लिए भेजा था। मतलब यहां से एक पॉइंट और क्लियर हो गया कि बिंबिसार बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ये भी पॉइंट आपको ध्यान पे रखने की, किस धर्म के अनुयायी थे? तो बौद्ध धर्म के। आगे बात करेंगे अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है 492 ईसा पूर्व में, कब? 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता का हत्या कर दिया और मगध के राजगद्दी पर बैठ गया। 492 ईसा पूर्व में। अजातशत्रु को इतिहास में कुनिक के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? कुनिक। जिसे हम लिख देते हैं कुनिक, इस नाम से जाना जाता है। कुनिक कहें, सैनिया कहें, तो ये सभी नाम से इनको जाना जाता है। किनको? अजातशत्रु को। अगले पॉइंट की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो इन्हीं के समय में जो है प्रथम बौद्ध संगति या बौद्ध सभा का आयोजन जो है 483 बीसी में होता है। 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति यानी राजगिरी में हुआ। कहाँ हुआ? राजगिरी में। कब? 483। बात तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है राजगिरी। हाँ, तो इससे एक पॉइंट और क्लियर हो गया आपका कि हर्यक वंश की जो है प्रथम राजधानी या हर्यक वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पहले कहाँ थी? तो राजगिरी थी राजधानी। अगले पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो अजातशत्रु सोच लिए अपने पिता का हत्या कर दिए। तो जब पिता का हत्या कर दिया और इनके पिता ने जो है कितने बढ़िया संबंध बना रखे थे लोगों से, तब जो है लोगों ने इनके ऊपर आक्रमण करना चालू कर दिया। सबसे पहले इनके मामा जो प्रसेनजीत थे, नहीं, प्रसेनजीत ने आक्रमण करना चालू कर दिया। तो कभी प्रसेनजीत जीते, तो कभी अजातशत्रु जीते, कभी ये तो कभी वो, कभी ये तो। लेकिन अजातशत्रु ने अपने मंत्री वयस्कर की सहायता से जो है इनके साथ, प्रसेनजीत के साथ संबंध स्थापित करवाया और इस प्रकार जो है प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया और युद्ध की नीति को समाप्त कर दिया। और इसके अलावा जितने सारे युद्ध इन्होंने अपने जीवन में जीता अजातशत्रु ने। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे कि अजातशत्रु ने जितने सारे नीति को अपनाया या फिर युद्ध को जीता, वह जो है किसकी सहायता से? तो मंत्री वर्षाकर की सहायता से, या इसी का नाम जो है वयस्कर कहीं कहीं पुस्तकों में मिलता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान पे रखेंगे कि वयस्कर या वर्षाकर की सहायता से कौन जो है युद्ध जीता करते थे? तो अजातशत्रु। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कौशल से भी जो इनका संबंध है बढ़िया स्थापित हो चुका था। आगे की बात करेंगे तो इनके अलावे अवंती, जहाँ के शासक चंड प्रद्योत थे, अवंती यानी कि जिसकी राजधानी उज्जैन, माहिष्मती यानी कि कहाँ? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में जो अवंती स्थित है वहाँ के शासक चंड प्रद्योत, जो कि बिंबिसार के मित्र थे, उन्होंने भी जो है धमकी दिया। किनको? अजातशत्रु को। तो इस प्रकार से जो है धमकी लगातार राजाओं से आना प्रारंभ हो गया, जिस कारण से अजातशत्रु ने राजगिरी का किलेबंदी करवाया। क्या करवाया? राजगिरी का किलेबंदी। तो इस प्रकार से इनका कार्य होता है। आगे की बात करेंगे तो 461 ईसा पूर्व में जो लास्ट और सबसे शक्तिशाली, लास्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन जो सबसे शक्तिशाली शासक आते हैं हर्यक वंश के, उनका नाम था उदयन। नाम क्या? उदयन। 461 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने पिता यानी अजातशत्रु का हत्या कर करके इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया। और इनका मुख्य कार्य जो था, मगध की राजधानी यानी हर्यक वंश की जो राजधानी थी
राजगिरी, उसको वहाँ से हटा करके पाटलिपुत्र कर दिया। कहाँ कर दिया? पाटलिपुत्र या पाटलीग्राम। बात करेंगे पाटलिपुत्र का, तो पाटलिपुत्र जो है गंगा, सोन, पुनपुन, राजधानी परिवर्तन कहाँ किया? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र हम बात कर रहे थे पाटलिपुत्र का, जो गंगा, सोन, पुनपुन, जी हाँ, ये 3 नदियों के संगम पर एक गांव बसाया गया था पाटलीग्राम, जिसे ही बाद में पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाने लगा। ये कोई और नहीं बल्कि उज्जैन ने बसाया था पाटलीग्राम। ठीक है, किस नदी के संगम पे है? तो गंगा, सोन और पुनपुन। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। तो ये 2 काम इन्होंने किया। इसके पश्चात, उज्जैन के पश्चात जो है इनके अन्य शासक भी आते हैं इस वंश के, अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक। लेकिन सभी अपने पिता का हत्या करके ही राजगद्दी को प्राप्त करते हैं, इसीलिए तो इस वंश को पृथक हंता वंश कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है उज्जैन के बारे में हम लोगों ने देखा। इस वर्ष के जो अंतिम शासक इस वंश के थे उनका नाम था नागदशक। नाम क्या? नागदशक। याद रखेंगे, नागदशक इस वंश के अंतिम शासक थे, जिनका मंत्री कहे शिशुनाग था, जो कि बनारस का गवर्नर था। कहाँ का? बनारस का गवर्नर था। आगे बात करेंगे तो बनारस के गवर्नर होने के कारण वो एक शक्तिशाली व्यक्ति होगा, क्योंकि मंत्री भी था। नहीं तो बात ये हुआ कि उन्होंने नागदशक की हत्या कर दिया और एक नया राजवंश स्थापित किया, जिसे हम लोग शिशुनाग वंश कहते हैं। यानी मगध पर शासन करने वाले दूसरा राजवंश कौन? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक कर्ता कौन? शिशुनाग ही थे। इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने जो है अपने जीवन में 2 कार्य किया। पहला कार्य किया कि इन्होंने राजधानी को परिवर्तित करके, यानी पाटलिपुत्र से भी राजधानी हटा करके इन्होंने वैशाली कर दिया। कहाँ? वैशाली। तो प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं कि वैशाली को राजधानी किन्होंने बनाया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? शिशुनाग ने वैशाली को राजधानी बनाया। अगला पॉइंट ये भी हो जाएगा कि अवंती, कौन? अवंती को इन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया और मगध साम्राज्य में मिला लिया। यानी अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो शिशुनाग को। क्लियर? तो ये 2 पॉइंट। इनके पश्चात, हाँ, शिशुनाग की बात करेंगे। हाँ, तो ये आए थे कब राजगद्दी पर बैठे थे? ये बात भूल ही गए। 412 ईसा पूर्व में जो है इन्होंने राजगद्दी को प्राप्त किया था और इस प्रकार इन्होंने कार्य किया। इनके पश्चात जो आते हैं उन शासक का नाम था कालाशोक। कालाशोक ने भी राजधानी परिवर्तन किया। तो राजधानी परिवर्तन करके उन्होंने कहाँ से कहाँ ले गया? तो वैशाली से जो है इन्होंने पुनः पाटलिपुत्र राजधानी को बना दिया। कहाँ? पाटलिपुत्र बना दिया। कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संगति, कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति या बौद्ध सभा हुआ था। कब? 383 ईसा पूर्व में। तो इस हिसाब से भी जो है आप इन्हें ध्यान पे रख सकते हैं कि जो कालाशोक हैं उन्हीं के समय में कौन सी बौद्ध संगति हुई थी? तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। इसके बाद जो है अंतिम शासक इस वंश के आते हैं, जिसका नाम था नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्म नंद के द्वारा कर दिया जाता है और एक नया राजवंश फिर से स्थापित होता है मगध पर, जिसका नाम था नंदवंश। तो नंदवंश की जब बात करें तो कैमा राजवंश मगध पर शासन करने वाले तीसरा आ चुके हैं हम लोग। कैमा पहला देख लिए, दूसरा देख लिए और तीसरा नंदवंश पे आ चुके हैं। नंदवंश के शासक महापद्म नंद, इन्हें जो है इतिहास में अखिल छत्रनातक, द्वितीय छत्रनातक या सर्व छत्रनातक, साथ ही साथ द्वितीय परशुराम के नाम से भी जाना जाता है। यानी परशुराम का यह रूप थे, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। किनके बारे में? महापद्म नंद के बारे में। साथ ही साथ महापद्म नंद के बारे में हमें ये भी जानकारी मिलता है कि इन्होंने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। इसकी जानकारी हमें हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ आक्रमण किया था? कलिंग पर। जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? हाथी गुफा अभिलेख से, जिसे कलिंग के शासक राजा खारवेल ने खुदवाया था। कौन? राजा खारवेल। कहाँ के शासक थे? कलिंग के शासक थे। उन्होंने इस अभिलेख को जारी करवाया, जिसमें यह चर्चा मिलता है कि महापद्म नंद ने जो है कलिंग पर विजय हासिल किया था और विजय हासिल करने के पश्चात वहाँ उन्होंने एक नहर खुदवाया। क्या खुदवाया? नहर खुदवाया, जिससे एक जीन की प्रतिमा निकली और उसे वह कलिंग से लेकर के आया और मगध में स्थापित किया। कहाँ? मगध में स्थापित किया। तो यह कार्य कौन किया था? महापद्म नंद ने किया। अगले पॉइंट की बात करेंगे। इस वंश के जो सबसे अंतिम शासक थे वह धनानंद थे। धनानंद सबसे क्रूर शासक, सबसे कह सकते हैं विलासी शासक थे एक प्रकार से नंदवंश के। इन्हीं के समय में जो है विश्व विजेता सिकंदर का आगमन भारत होता है।
किनका आगमन? महान सिकंदर का आगमन धनानंद के समय में ही भारत में होता है, मगध के साम्राज्य के समय, यानी कि धनानंद उसमें यहाँ क्या थे? शासक थे। आगे बात करेंगे तो धनानंद की बाद में हत्या या फिर कह सकते हैं धनानंद का युद्ध जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ होता है। इसमें धनानंद पराजित होते हैं और फिर से एक नया राजवंश मगध पे स्थापित होता है, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? मौर्य वंश। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि 3 वंशों को हमने देखा और हर एक पॉइंट को बारीकी से समझा और मुझे लगता है कि हर एक पॉइंट आपका क्लियर हो गया। फिर से एक बार जरा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं एक एक पॉइंट कि क्या क्या हम लोगों ने देखा। तो मगध साम्राज्य के जो है शासक या फिर कह सकते हैं संस्थापक कौन थे? तो बृहद्रथ को माना जाता है। आगे बात करेंगे तो इसकी राजधानी कुल कितनी थी? तो 3 थी। कौन कौन? राजगिरी, पाटलिपुत्र और वैशाली। प्रथम राजधानी ये, दूसरी राजधानी ये और तीसरी राजधानी ये। फिर से जो है वैशाली से फिर तो पाटलिपुत्र ही राजधानी बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग देखें। आगे बात करेंगे तो ये जो है क्रमबद्ध तरीके से मगध पर शासन करने वाले राजवंश के लिए एक छोटा सा ट्रिक, हसीन मौसुक। तो ये भी आप ध्यान पे रखेंगे कि पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। तो ये आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। हर एक वंश जिसे कि प्रीतखंता वंश के नाम से भी जानते हैं। इस वंश के जो प्रथम शासक थे बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में राजगद्दी को प्राप्त किया और इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 3 नीतियों के द्वारा किया। कौन कौन? विवाह की नीति, मैत्री की नीति, युद्ध की नीति। तो 3 तरह की नीतियों को इन्होंने अपना 4 विवाह इन्होंने किया। किन किन से किया? कोसला देवी, चेलाना, अखेमा और कौन? वासवी। तो इस प्रकार से हमने विवाह के बारे में चर्चा आपके बीच कर दिया। युद्ध किसके साथ इन्होंने किया? तो अंग के शासक के यहाँ, कहाँ के? अंग के शासक जिसका नाम था ब्रह्मदत्त, उसको पराजित कर अपने बेटे को वहाँ का राजा बनाया। तो मगध का पहला शिकार अंग हो गया। इस प्रकार से मगध की मित्रता किससे थी? तो अवंती के शासक चंड प्रदोष के साथ इनकी मित्रता थी। बात करेंगे कहीं कहीं बिंबिसार को जो है श्रेणिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट ध्यान पे रखेंगे। अजातशत्रु को कुनिक के नाम से जाना जाता है। 492 ईसा पूर्व में इन्होंने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। इनके समय में ही प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इनके मंत्री का नाम था वयस्का, जिनकी सहायता से यह युद्ध जीता करते थे। प्रश्न ये भी बनता है कि राजगिरी की किलेबंदी कौन करवाया था? तो आपका आंसर होगा कौन? अजातशत्रु। इसके पश्चात जो आते हैं शासक, उनका नाम था उदयन। उदयन जो है पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया, इसलिए ये जो है इतिहास में प्रसिद्ध है। साथ ही साथ जो है इन्होंने पाटलिपुत्र नामक ग्राम बसाया था सोन गंगा पुनपिन नदियों के संगम पर या उसके द्वाब क्षेत्रों पर। तो इस प्रकार से भी इनको ध्यान रख सकते हैं। इस वंश के अंतिम शासक यानी हर एक वंश के जो अंतिम शासक थे नागदशक थे। उसी प्रकार नागदशक की हत्या कर देते हैं कौन? शिशुनाग। कब? 412 में करने के पश्चात ये शासक बनते हैं शिशुनाग वंश के, यानी ये भी नया राजवंश स्थापित करते हैं। आगे बात करेंगे इनका कार्य भी क्या? राजधानी परिवर्तन कहाँ कर दिए थे? तो वैशाली कर दिए थे। बाद में इन्हीं के पुत्र कालाशोक जो है राजधानी परिवर्तन करके फिर वैशाली से पाटलिपुत्र ले आते हैं। इन्हीं के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, किनके समय में? कालाशोक के समय में। अवंती को पूरी तरह से नष्ट करके जो मगध में मिलाने का कार्य किया कौन? तो शिशुनाग किया। अगली बात करेंगे नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद। कलिंग पर आक्रमण, कलिंग पर विजय किए थे प्राप्त। तो इन सभी बातों की चर्चा, इनको किस नाम से जाना जाता है, ये सभी बात हम आपको बता दिए। द्वितीय परशुराम कहिए, अखिल छत्रनातक कहिए, सर्व छत्रनातक कहिए, तो इस नामों से इन्हें पुकारा जाता था। नंद वंश के अंतिम शासक, जिसे कि मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और एक नए राजवंश का फिर से उदय होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मौर्य राजवंश। यानी कि इसके पश्चात हम लोग क्या देखेंगे? तो मौर्य राजवंश को देखेंगे। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो काफ़ी लाभदायक होने वाला है और काफ़ी पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। हाँ, एक बात और, मेरे दोस्त जो भी नवादा से हैं, हिसुआ क्षेत्र के अंतर्गत छोटा शेखपुरा के नज़दीक अगर आपके कोई सगे संबंधी हो तो उन्हें ज़रूर बताएं कि हमारा ब्रांच जो है छोटा शेखपुरा में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपलब्ध है। आप वहाँ जाके ज्वाइन करें, जहाँ की आपको क्विज का व्यवस्था, ग्रुप डिस्कशन का व्यवस्था, नोट्स का व्यवस्था और हर एक प्रकार का जो है सुविधा आपको वहाँ मिलेगा। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप वहाँ जा कर के सेंटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और बाकी लाइव तो आप हमसे जुड़ ही सकते हैं। वहाँ यूट्यूब पर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके आप हमारे यूथ फैमिली का मेंबर बनिए, सदस्य बनिए और आने वाले एग्ज़ाम में जो है आप एग्ज़ाम को क्रैक कीजिए और जॉब को हासिल कीजिए। धन्यवाद।